जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तैयारी के लिए दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, पिछले पार्ट को, तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने 10 तक के क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों आगे 15 क्वेश्चन। 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसको ज़रूर नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खालिस्तान कहलाता है। तो गेट्स एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उन्होंने परिभाषित किया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है, समायोजन कहलाता है, सीखना कहलाता है, या फिर चिंतन कहलाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीखना कहलाता है। दरअसल उनका दोस्तों जो कथन है वो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का संबंध है। तो ध्यान का जो किससे संबंध है दोस्तों? तो योग्यता से संबंध है, अवधान से संबंध है, व्यवधान से संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अवधान जरूर रहता है। तो क्या हो जाएगा? अवधान का सीधा संबंध होता है। तो ध्यान का किससे सीधा संबंध है? तो अवधान से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो देखिए, संप्रत्यय निर्माण का मैंने पिछले वीडियो में अंतिम सोपान पूछा था, है ना। तो अंतिम सोपान उसके लिए क्या था दोस्तों? सामान्यीकरण था। और तो उसी तरीके से संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथक्करण इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मतलब आपके पास समस्या है, उसको क्या करना है? हल करना है। तो प्रथम सोपान क्या होगा? पहले आप उस समस्याओं को अलग अलग पृथक के करके बांट दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? तो भाई, अवधान के लिए आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपन, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, या फिर पुस्तक, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति जो है हमारे अवधान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है। तो कोई भी चीज़ में हम दोस्तों ध्यान आकर्षित हो जाता है तो उसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या फिर उद्दीपन की सक्रियता के लिए। तो कोई भी ध्यान को आकर्षित करने के लिए उद्दीपन की तीव्रता क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक वृत्ति निम्नलिखित में से किस कारण पर होता है? तो पार्श्विक स्थिति की मनोदशा जो होती है वो कौन सी अवस्था किसके कारण होती है? ईड के कारण होता है, ईगो के कारण होता है, सुपर ईगो के कारण होता है, या फिर उपरोक्त सभी? जो है दोस्तों, ईड, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिगमंड फ्रायड ने इन्होंने क्या है पूरी तरीके से इसको दिया है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? ईड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें इसकी स्थिति को पूरी तरीके से क्या है वर्णित किया गया है 3 स्टेज में। नेक्स्ट है, वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य में परिभाषित होता है? तो वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य में परिभाषित होता है? अवबोधनात्मक में, आलोचनात्मक में, ध्यानात्मक में, या फिर क्रियात्मक में? तो वर्गीकरण और पहचान और विश्लेषण ये तीनों के तीनों किस में आता है? अवबोधनात्मक में आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से संभव है? तो छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से संभव है दोस्तों? तो संज्ञानात्मक परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, भावात्मक परीक्षण से, या फिर कार्यात्मक परीक्षण से? तो छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से पता चलता है? तो वह निदानात्मक परीक्षण से संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्सा और अहम के साथ जिज्ञासा निम्नलिखित में से किस बच्चे की पहचान है? तो कोई बच्चा क्या है गुस्सा में भी है और अहम बोले तो अहंकार में है, और उसे में क्या करना है उसमें सीखता है, जिज्ञासा के साथ सीखता है। तो वो किस प्रकार का बच्चा होता है? तो मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, तीव्र बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि?
तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि। तो जो मंदबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मुख्य तौर पर गुस्से में होते हैं और साथ ही साथ अहम होता है उनको सीखने का, ठीक है, जिज्ञासा होता है उन्हें सीखने के लिए कि हाँ मुझे सीखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत क्या रहता है, थोड़ा सा अहम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो गुस्से में सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रतिभाशाली होगा या फिर तीव्र बुद्धि वाला होगा या सामान्य होगा तो वो नॉर्मल तरीके से क्या करेगा, बिना गुस्सा के, भले अहम रहेगा लेकिन बिना गुस्सा के क्या करेगा, वो सीखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला घटक क्या है। तो भाई जो विद्यार्थी है उसके व्यक्तित्व को क्या करता है, साकार करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, वातावरण पर, पर्यावरण पर, परिवेश पर या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें उसके वातावरण, उसके इन्वायरमेंट, पर्यावरण, उसके परिवेश, ये सभी क्या है, शामिल होता है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रुचि का जो है दोस्तों प्रेरक कारक क्या है, अभिप्रेरणा, अभियोग्यता, अभिक्षमता या फिर अभिगम्यता। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके लिए, अभिक्षमता इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपके पास क्षमता है उस चीज़ की करने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको रुचि जो है प्रेरक के लिए क्या करेगा, कारक की भांति काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं तकनीकी कमी का परिणाम है। तो ये किसके लिए है, शिक्षण कठिनता के लिए, अधिगम कठिनता के लिए, व्यवस्था की कठिनता के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए, अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं तकनीकी की कमी का परिमाण है, ठीक है, परिणाम है। तो ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये करता है आपके इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके शिक्षण कठिनता, अधिगम कठिनता, इन सब पर क्या करता है, ये पूरी तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। इन सब के अभाव में अप्रभाववादी विधि का क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की क्षमता कौन सी उम्र से है जो है प्रारंभ हो जाता है। तो समस्या समाधान की जो है क्षमता जो है बच्चे में 11 वर्ष से, 9 वर्ष से, 5 वर्ष से या फिर 2 वर्ष से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बच्चों में बाल्यावस्था से जो है पूरी तरीके से समस्या समाधान जो है आ जाता है। तो मतलब 9 वर्ष से क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 से 5 वर्ष तो हम शैशवावस्था के अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है, और जो 6 से आगे की जो वर्ष है वो क्या होता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 9 वर्ष में बच्चा जो है सीखना, में समस्या को समाधान करना सीख जाता है और 11 वर्ष तक तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और आगे धीरे धीरे जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होता है 14 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, तो क्या होता है वो पूरी तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो किस चीज़ में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कोई भी विकास की जो दर है वो क्या होता है, प्रत्येक व्यक्तियों में, प्रत्येक शिक्षार्थी में, प्रत्येक छात्र में, प्रत्येक बालक बालिकाओं में भिन्न होता है, ठीक है। विकास का क्रम तो सभी का सेम होता है, ठीक है। उसी तरीके से विकास की जो सामान्य क्षमता है वो सभी में होता ही है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत दोनों एक अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिद्धांत दोनों के ऊपर फॉलो होगा, लेकिन व्यक्ति एक दूसरे की बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, विकास की दर किसी में धीमे होता है, किसी में अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, चलिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। तो दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या कहलाएगी, इसमें देख सकेंगे। ऑप्शन को देख के आप जरूर बताइएगा कि बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर को देता है, या दूसरा शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, या तीसरा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाने वाली है, या फिर कठोरता से निपटाई जाने वाली है। तो बच्चों की जो गलतियां हैं और त्रुटि है दोस्तों, उसके चिंतन को समझने का एक क्या है, अच्छा अवसर है उसको पहचानने का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। लगातार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दोस्तों बाल विकास का हर एक टॉपिक में आपसे क्लियर हो, इसलिए आप नोट जरूर करते जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए यही है, ठीक है। देखिए प्रश्न पिछला वीडियो में हमने देखा था, देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार जो है संवेगों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, वो है 14 है, ठीक है। निम्नलिखित में से मनोदशा का उदाहरण है, तो मनोदशा का जो उदाहरण है कौन सा है दोस्तों, वो है रुचि, अवधि, नवीनता, आकार। तो दोस्तों ये जो है रुचि, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उसको देख लीजिए, रिवाइज जरूर कीजिए दोस्तों, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।